अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टूडेंट्स लेसन नंबर 9 को देखेंगे पीएससी 201 के बैलेंस ऑफ पावर, जो कि हमारे पास कंटिन्यू टॉपिक है। प्रीवियस लेक्चर नंबर 8 में भी हमने बैलेंस ऑफ पावर के बारे में पढ़ा है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो प्लीज़ पहले उसको समझें कि बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, देन आप लेसन नंबर 9 के बारे में जो है वो पढ़िएगा, इसको लेक्चर को सुनिएगा, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और इसके अलावा अगर कोई आपको और चीज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो क्या है? हाउ इज़ पावर बैलेंस्ड, यानी पावर को जो है वो बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, इसको कैसे बैलेंस किया जाता है पावर को। देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम में कंट्रीज़ एक दूसरे से थ्रेट फील करती हैं। थ्रेट मीन डर महसूस होता है उनको एक दूसरे से, इसलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए पावर को बैलेंस करती हैं। देखिए, अगर एक कंट्री ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग है, दूसरी थोड़ी वीक है, तो उसको हमेशा जो है स्ट्रॉन्ग कंट्री से डर महसूस रहता है कि कभी भी जो है जंग हो सकती है, कभी भी वार स्टार्ट हो सकती है, कभी भी जो है वो स्ट्रॉन्ग कंट्री हमारे ऊपर हमला कर सकती है। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पर जो है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम में कंट्रीज़ को सबको एक दूसरे से कोई ना कोई थ्रेट रहता है। ठीक है, मगर बैलेंस सिर्फ जो है वो ये पावर का नहीं होता, थ्रेट का बैलेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, थ्रेट जो है वो भी ज़ाहिर बात है डिपेंड करती है डिस्टेंस पर, इंडिपेंडेंस पर, आइडियोलॉजी पर। ठीक है, तो इसमें भी है जो है स्टूडेंट्स आपके पावर बैलेंसिंग के भी दो टाइप्स हैं, एक एक्सटर्नल बैलेंसिंग और एक इंटरनल बैलेंसिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने चीज़ें जो है वो याद रखनी है। ठीक है, एक्सटर्नल बैलेंसिंग क्या होता है, इंटरनल बैलेंसिंग क्या होता है। देखिए, एक्सटर्नल बैलेंसिंग जो है वो ये होता है, एक्सटर्नल से ही जाहिर होता है, यानी बैरूनी साइड पे। देखिए, जब एक कंट्री दूसरी कंट्रीज से अलायंस यानी इत्तेहाद बनाकर अपनी पावर स्ट्रॉन्ग करती है, जैसे कि नेटो ने यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज से जो है वो अलायंसेस बनाई थी, तो वो नेटो बना था। ठीक है, वारसा पैक्ट ने भी इसी तरह किया था। तो कोल्ड वार के टाइम यूएसए और यूएसएसआर ने अपनी पावर को अलाइज बनाकर बैलेंस किया था। बट ये रिस्की होता है। ठीक है, एक्सटर्नल में ना ये चीज़ें रिस्की होता है। क्यों? अलाइज पर डिपेंड करना पड़ता है, फिर आपको फिर जो है वो आपको ट्रस्ट भी करना पड़ता है, और अगर अलाइ सपोर्ट ना करे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जो एक्सटर्नल बैलेंसिंग है, इसमें जो है वो डिपेंडेंसी होती है, और डिपेंडेंसी हमेशा जो है वो रिस्की होती है। ठीक है, यानी अब किसी आप शख्स से निकाले, जब एक शख्स दूसरे शख्स पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो उसको ये होता है, अगर उस सामने वाले शख्स ने कुछ भी लेना देना, ये कुछ भी आपको ना करके दिया, तो फिर आपकी जो है वो ज़िंदगी ख़तरे में बढ़ सकती है। तो ये रिस्की काम होता है एक्सटर्नल बैलेंसिंग में। ठीक है, इंटरनल बैलेंसिंग क्या होता है, ये अंदर से पावर का जो है वो बढ़ाना होता है। ठीक है, जब यानी कि जब कंट्री अपनी जैसे कि मिलिट्री, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो वो इंटरनल बैलेंसिंग होता है। ठीक है, कोल्ड वार के दौरान यूएसए ने अपना न्यूक्लियर जो है वो बढ़ाया था, और यूएसएसआर ने भी जो है वो आर्म्स बिल्ड किया था। ठीक है, यानी दोनों ने आर्म्स रेस स्टार्ट किए और अपनी पावर को जो है वो बढ़ाया था कि दूसरा जो है वो डोमिनेट ना कर सके। ठीक है, तो ये इंटरनल बैलेंसिंग है। तो ये चीज़ याद रखनी कि एक्सटर्नल बैलेंसिंग अलायंसेस बनाकर पावर बना को जो है बढ़ाती है, और इंटरनल बैलेंसिंग में जो है कंट्रीज़ अपनी मिलिट्री और स्टेट कैपेसिटी को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाती करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आपने जो है वो अच्छे से याद कर लेनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। सबसे पहले आपको पोलराइजेशन का पता होना चाहिए कि ये पोलराइजेशन होती क्या चीज़ है। देखिए, पोलराइजेशन का जो है वो मतलब है जब लोग या कंट्रीज़ किसी इशू पर दो अपोजिट ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, और हर ग्रुप अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बना लेता है। ठीक है, और इसमें जो मिडल यानी कि जो न्यूट्रल पोजीशन होती है वो कम हो जाती है। देखिए, आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे एक स्कूल है, ठीक है, और उसमें एक टॉपिक पर बात हो रही है क्लास में कि मोबाइल फ़ोन्स अलाउड होने चाहिए या नहीं स्टूडेंट्स के लिए। तो कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अलाउड होने चाहिए, और कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि बिल्कुल अलाउड नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर दोनों ग्रुप्स जो है वो एक दूसरे से एग्री नहीं करते, ज़ाहिर सी बात है। तो बीच का जो ऑप्शन होता है लिमिटेड यूज़, यानी इग्नोर हो जाता है, यानी जो कुछ कहते हैं कि कुछ रीजंस बता के कहते हैं कि ये इस चीज़ के लिए जो है ये अलाउ होना चाहिए, और यहाँ पे जो है वो इसको अलाउ नहीं होना चाहिए। तो कुछ जो मिडल पॉइंट भी होता है ना हर चीज़ का, तो वो इग्नोर हो जाता है, तो लोग अपनी साइड्स को ही सही समझने लगते हैं। ठीक है, तो ये ही आपका जो है पोलराइजेशन है। जैसे आप पॉलिटिकल के एग्जांपल मैं दे दूँ आपको, जैसे यूएसए में जो है वो इलेक्शंस के टाइम लोग स्ट्रांगली रिपब्लिकन जो है वो साइड सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रांगली डेमोक्रेटिक हो जाता है।
और दोनों साइड्स एक दूसरे को जो है क्रिटिसाइज़ करती हैं, कंप्रोमाइज़ कम होता है, तो सोशल मीडिया पर भी आर्गुमेंट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये कंट्री 2 स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कैंप्स में जो है डिवाइड हो जाती है, तो ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो जाता है। तो अब जो है वो आपके यहाँ पे भी जो लिखा हुआ है, polarization is the process that causes neutral parties to take sides in a conflict. It also causes individuals on either side of the conflict to take increasingly extreme positions that are more and more opposed to each others. देखिए, मैंने आपको बता तो दिया, पोलराइजेशन का मतलब होता है जब न्यूट्रल लोग या कंट्रीज किसी कॉन्फ्लिक्ट में साइड ले लेते हैं, ठीक है। दोनों साइड्स एक दूसरे के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं, उनकी थिंकिंग ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है, वो कंप्रोमाइज़ करना बंद कर देते हैं। तो यानी सोसाइटी या इंटरनल सिस्टम जो है वो तो अपोजिट कैंप्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे कोल्ड वार में दुनिया जो है वो यूएसए कैंप और यूएसएसआर कैंप में जो है डिवाइड हो गई थी, ठीक है। इसकी पोलराइजेशन में जो है क्या होता है कि ट्रस्ट कम हो जाता है, रिस्पेक्ट कम हो जाती है, लोग अपोनेंट को सिंपल स्टेरियोटाइप में देखते हैं, तो हर साइड अपनी पोजीशंस को रिजिड बना लेती है, यानी सख्त से सख्त कर लेती है। तो निगोटिएशंस मुश्किल हो जाता है। निगोटिएशन से जो है वो मामला हल भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी निगोटिएशंस क्या होती है, मामलात यानी मिल बैठ के एक दूसरे से बातचीत करना, ठीक है, उसका हल निकालना होता है। तो जब दो ग्रुप्स अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ दूसरे के अगेंस्ट डिफाइन करते हैं तो पोलराइजेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसकी एक और चीज़ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके ना 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डिग्री ऑफ पोलराइजेशंस के। वो कौन कौन से हैं? एक टाइटनेस ऑफ पोल्स, दूसरा डिस्क्रीटनेस ऑफ पोल्स और तीसरा लेवल ऑफ एनिमोसिटी, ठीक है। तो ये तीनों आपने इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं कि डिग्री ऑफ पोलराइजेशन के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं। टाइटनेस ऑफ पोल्स क्या होता है? इसमें मतलब जो है वो ये देखते हैं कि क्या सब स्टेट सिर्फ 2 कैंप्स में परफेक्टली डिवाइड हो गई हैं, ठीक है। अगर ऑलमोस्ट हर कंट्री किसी एक साइड पर है तो टाइट पोलराइजेशन हाई होगी, और अगर कुछ कंट्रीज न्यूट्रल हैं तो टाइटनेस लो होगी। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। ये आपसे क्विज़ेस में भी जो है वो घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो मतलब जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग डिवीजन ये देखा जाता है टाइटनेस ऑफ पोल्स में। इसके बाद जो डिस्क्रीटनेस ऑफ पोल्स है, इसका मतलब होता है कि क्या दोनों कैंप्स के मेंबर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं या बिल्कुल ही सेपरेट है, अलग हैं, ठीक है। अगर इंटरेक्शंस बिल्कुल नहीं तो पोल्स क्या होगी? डिस्क्रीट होगी। और अगर जैसे ट्रेड, डिप्लोमेसी, कम्युनिकेशंस जो है वो ये चल रही होती है तो डिस्क्रीटनेस क्या हो जाती है? लो हो जाती है। ये याद रखना। तो मतलब दो ग्रुप्स कितना अलग और सेपरेट रह रहे हैं, ये डिस्क्रीटनेस ऑफ पोल्स होता है। लेवल ऑफ एनिमोसिटी जो है वो हमारे पास क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो दुश्मनी या जो हेट्रेड का लेवल वो कितना है, यानी ज़्यादा प्रोपेगेंडा है या ज़्यादा मिलिट्री टेंशन है, ज़्यादा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, तो पोलराइजेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। अगर दुश्मनी कम हो तो पोलराइजेशन वीक हो जाएगी। अगर ये चीज़ें ज़्यादा हो, जैसे प्रोपेगेंडा, मिलिट्री टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, ये ज़्यादा होंगे तो फिर ज़ाहिर बात है आपकी पोलराइजेशन भी क्या होगी? वो स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक होगी। ये चीज़ें आपने देख लेनी है। और जो मैंने ये हाइलाइटेड की हुई हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारे आपने याद रखनी है। और ये इसकी 3 जो आपके इंपॉर्टेंट डिग्रीज़ हैं ये भी आपने अच्छे से याद रखनी है। क्लियर हो गया? इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है बैलेंस ऑफ पावर एंड वार, ठीक है। यूनिपोलर सिस्टम वुड मेक मेजर वार लेस फ्रिक्वेंट सिंस वन स्टेट कैन प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम आर्मिंग फॉर वॉर। देखिए, ये इसमें मतलब ये है कि पावर का बैलेंस और वार का क्या रिलेशन होता है, हमने इसमें ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। देखिए, यूनिपोलर सिस्टम और वार। यूनिपोलर सिस्टम क्या होता है? जब दुनिया में सिर्फ जो है एक सुपर पावर होती है, ठीक है, तो वो पोलर सिस्टम होता है। यूनिक मतलब ये वाहिद अकेला की बात होती है, ठीक है, एक की बात हो रही है। देखिए, अगर सिर्फ एक पावरफुल कंट्री हो जो सबसे स्ट्रॉन्ग हो और बाकी कंट्रीज उससे वीक हो, तो इससे क्या होता है? वो स्ट्रॉन्ग कंट्री दूसरों को वार के लिए रेडी होने से रोक सकती है, इसलिए मेजर वार जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर पावर एक जगह यानी कंसंट्रेट हो, यूनिपोलर सिस्टम हो, तो लार्ज स्केल वार कम हो जाता है। ये चीज़ याद रखनी है। वार कब ज़्यादा होती है? वार ज़्यादा तब होती है जब क्या कहते हैं कि पावर बैलेंस जो है वो ट्रांजिशन में हो, यानी तब्दील हो जाए। जैसे एक नई पावरफुल कंट्री उभर रही हो तो और पुरानी स्ट्रॉन्ग जो कंट्री है वो कमज़ोर हो रही हो, जैसे कि राइजिंग पावर जो है वो न्यू स्ट्रॉन्ग स्टेट जो पावर गेन कर रही हो और ओल्ड डोमिनेंट पावर जो पहले स्ट्रॉन्ग थी। तो जब न्यू पावर चैलेंज करती है पुरानी पावर को, तो दुनिया दोनों जो है वो ये सोचते हैं कि हम जीत सकते हैं, तो इस कॉन्फिडेंस की वजह से वार का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है,
ठीक है। जैसे सिंपल सी एक एग्जांपल है, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकंड में जर्मनी जो है वो पावर गेन कर रही थी, तो ब्रिटेन यानी जो फ्रांस है जो पहले डोमिनेट थी, पावर शिफ्ट हो रहा था, तो रिजल्ट क्या निकला, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा और वार हो गई उनकी। ठीक है, तो ये इसी तरह इसकी होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं, अच्छा इसमें आपने जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं वो देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है मॉर्टन कैप्लन्स रूल्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं आपने देखने हैं। कैप्लन ने कुछ रूल्स बताए हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि कंट्रीज पावर बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्या करती हैं। ठीक है, जैसे स्टेट्स पावर बढ़ाने की कोशिश करती है। यहाँ पे हमारे पास जो पहला है, ऑल स्टेट्स एक्ट टू इंक्रीज कैपेबिलिटीज बट प्रेफर टू निगोटिएट रादर देन फाइट। ठीक है, जैसे स्टेट्स पावर बढ़ाने के लिए कोशिश करती हैं, तो हर कंट्री अपनी कैपेबिलिटी जो है मिलिट्री होगी, इकनॉमी होगी, स्ट्रेंथ होगी, ये बढ़ाना चाहती है, लेकिन वो फाइट करने से पहले जो है वो निगोटिएशंस करना जो है वो प्रेफर करती है, यानी आपस में बातचीत करना, उससे जो है वो हल निकालने की कोशिश ज़रूर करती है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास अपॉर्चुनिटी जो है वो मिले तो पावर ज़रूर जो है वो बढ़ाते हैं, यानी अगर किसी कंट्री को चांस मिले कि वो वार या कंपटीशंस के ज़रिए अपनी पावर बढ़ा सकती है तो वो पीछे नहीं हटती। ठीक है, स्टेट्स पावर गेन करने का जो है वो मौका छोड़ना नहीं चाहते, तो मतलब पावर का चांस मिले तो यूज़ कर लेती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगर वार चल रही हो, ठीक है, तो स्टेट जो है वो पूरी तरह किसी इंपॉर्टेंट स्टेट को डिस्ट्रॉय नहीं करती। क्यों? क्योंकि सिस्टम बैलेंस ख़राब हो सकता है और फ्यूचर में जो है वो पार्टनरशिप भी पॉसिबल हो सकती है। इसके बाद डोमिनेंस को अपोज करना होता है, यानी अगर कोई एक कंट्री या ग्रुप बहुत पावरफुल होकर सब पर कंट्रोल करने लगे तो बाकी स्टेट्स उसके अगेंस्ट जो है वो कोलिशन बना लेती हैं। अगर एक सुपर पावर ओवर डोमिनेंस करे तो दूसरी कंट्रीज मिलकर उसको बैलेंस करती हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है सुपर नेशनल सिस्टम को कंट्रोल करना। ठीक है, सुपर नेशनल का मतलब है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रीज से ऊपर अथॉरिटी रखती हों। इसमें जो है मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होगी, जैसे कि स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कंट्रोल सिस्टम हो गया, तो स्टेट्स ऐसी सिस्टम को लिमिट करने की कोशिश करती हैं अगर वो उनकी सोवरेनिटी को चैलेंज करे। ठीक है, इसके बाद डिफीटेड स्टेट्स को सिस्टम में जो है वो वापस आना देना, जैसे अगर कोई कंट्री वार में जो है वो डिफीट हो जाती है, यानी हार जाती है, यानी हरा दी जाए, या जो है वो कंस्ट्रेन हो जाए, तो उसको कंप्लीटली सिस्टम से जो है वो बाहर नहीं निकाला जाता, बल्कि फ्यूचर में उसको पार्टनर बनने का चांस ज़रूर दिया जाता है। ठीक है, मतलब दुश्मन परमानेंट नहीं होता, फ्यूचर अलायंस भी पॉसिबल हो सकती है। सो ये जो स्टूडेंट्स आपके कुछ पॉइंट्स हैं, तो ये 5-6 आपने अच्छे से इनको जो है वो याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देन हम आ जाते हैं आगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है बैलेंस ऑफ पावर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए सुपर पावर्स की वजह से बैलेंस ऑफ पावर मैनेज करना मुश्किल हो गया है। मॉडर्न वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई हैं, यानी सुपर पावर्स बन गई हैं, तो पावर गैप जो डिफरेंस है यानी कि कंट्रीज़ के दरमियान वो बढ़ गया है। प्रॉब्लम क्या हुई इससे, पहले हर कंट्री इंडिविजुअली बैलेंस करती थी, अब सुपर पावर्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनको बैलेंस करना मुश्किल हो गया है, यानी पावर का बैलेंस सॉरी यानी पावर का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होने की वजह से बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो गया। क्लियर हो गया जी। आइडियोलॉजी की वजह से जो है वो साइड चेंज करना भी मुश्किल हो गया। मॉडर्न वर्ल्ड में कंट्रीज़ की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी स्ट्रॉन्ग होती है, वो अपनी सोच और सिस्टम के साथ जो है वो अटैच्ड हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए अलाइंस जो है वो चेंज करना ईजी नहीं होता, साइड बदलना पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल वजह से जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो सिंपली जो है वो आइडियोलॉजी ने जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी कम कर दी है। ठीक हो गया, तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे जाते हैं फंक्शंस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, यानी बैलेंस ऑफ पावर का क्या फ़ायदा है। यूनिवर्सल एम्पायर को जो है वो ये रोकता है, यानी यूनिवर्सल एम्पायर का मतलब है एक ऐसी सुपर पावर जो पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर ले। बैलेंस ऑफ पावर क्या करता है, जब कोई कंट्री वर्ल्ड डोमिनेशन की कोशिश करती है तो दूसरी कंट्रीज मिलकर उसको बैलेंस कर देती है, तो इस तरह जो है वो कंप्लीट कन्क्वेस्ट पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, और पीस मेंटेन करने में भी जो है वो ये हेल्प करता है कि अगर स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिस्टम ना हो तो कन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और बढ़ सकता है। तो बैलेंस ऑफ पावर जो है क्या करती है कि कंट्रीज़ को बैलेंस में रखते हैं और वार को जो है वो कंट्रोल करता है, और इससे रिलेटिव पीस मेंटेन होती है।
ठीक है। और स्मॉल कंट्रीज़ के लिए भी इसमें जो है वो बेनिफिट होता है, यानी बिग पावर से एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। इस कंपटीशन का फ़ायदा स्मॉलर कंट्रीज़ को मिलता है। क्यों? बिग पावर्स जो है वो छोटी स्टेट्स को सपोर्ट करती हैं अपनी स्ट्रेटजी के लिए, और स्मॉल स्टेट्स को प्रोटेक्शन और इम्पोर्टेंस मिलती है। इसलिए जो है वो सेकेंडरी स्टेट्स के लिए जो है बैलेंस ऑफ पावर हेल्पफुल होता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो है इतनी ख़ास चीज़ें नहीं है, थोड़ा बहुत एक दो चीज़ें एमसीक्यूज़ के लिए हवाले से हैं, तो ये आप देख लीजिएगा जैसे मैंने हाईलाइटेड चीज़ की हुई है। देन हम आगे आ जाते हैं, बैलेंसिंग पावर फॉर सेकेंडरी स्टेट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेकेंडरी स्टेट्स का मतलब होता है कि वो कंट्रीज़ जो सुपर पावर नहीं होती लेकिन बिल्कुल वीक भी नहीं होती वो, ये स्टेट्स यूजुअली स्ट्रॉन्ग साइड्स के साथ नहीं जाती बल्कि वीक साइड के साथ अलायंस करती हैं। याद रखिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग साइड्स फ्यूचर में उनको डोमिनेट कर सकती है और वीक साइड को उनकी जो है वो ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वीक साइड के साथ रहकर वो ज़्यादा सेफ फील करती हैं। सो स्टेट्स उन लोगों के साथ यानी कि अलायंस करती हैं जो उन पर कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी डोमिनेशन से बचने में जो है वो बचना मेन गोल होता है उनका। क्लियर हो गया? उसके बाद जो है वो क्रिटिसिज्म ऑफ बैलेंस ऑफ पावर भी होता है, यानी अब हम ये देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पावर पर क्या ऑब्जेक्शंस हैं। देखिए, बैलेंस ऑफ पावर का जो फोकस है वो पीस पर नहीं होता, पावर पर होता है। ठीक है, यानी बैलेंस ऑफ पावर का मेन एम जो है वो क्या है, पीस नहीं होता बल्कि पावर को मेंटेन करना होता है। कभी कभी वार को भी यूज़ किया जाता है सिस्टम को बैलेंस करने के लिए, यानी वार को इंस्टेबिलिटी कंट्रोल करने का टूल समझा जाता है। ठीक है, और बैलेंस ऑफ पावर की वजह से जो छोटी स्टेट्स हैं वो कभी कभी जो है वो डिवाइड या एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है पोलैंड की। पोलैंड को क्या हुआ कि 1772 में यानी 1772 में डिवाइड कर दिया गया था जो है वो, जैसे कि रशिया में, पर्शिया में, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, इन कंट्रीज़ ने अपना पावर बैलेंस मेंटेन करने के लिए पोलैंड को पार्टीशन जो है वो कर दिया था, यानी डिवाइड कर दिया था। तो यानी बैलेंस ऑफ पावर कभी कभी स्मॉल स्टेट्स के लिए हार्मफुल भी होती है। सो स्टेट्स अपनी पावर जो है वो बढ़ा सकती हैं, मिलिट्री बिल्डअप, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसलिए बैलेंस जो है वो कंस्टेंटली चेंज होता रहता है। सो बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी कहता है कि स्टेट्स इजीली अलायंसेस चेंज करती हैं, लेकिन रियलिटी में पॉलिटिकल टाइज हो गई, इकोनॉमिक ट्रेड हो गया, कल्चरल रिलेशंस हो गया, इनकी वजह से अलायंस स्विच करना ईजी नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपने ये अच्छे से देख लेने हैं। इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये जो है हमने बैलेंसिंग पावर ऑफ पावर सेकेंडरी स्टेट्स और क्रिटिसिज्म ऑफ बैलेंस ऑफ पावर भी हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है रेलिवेंट वोकैबुलरी। ठीक है, रेलिवेंट वोकैबुलरी वही होती है, यानी आपने इंग्लिश में आपके ये वर्ड्स मीनिंग है, तो इनको अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये क्विज़ेस के हवाले से हैं। और यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जो है वो रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।